Markets are really volatile right now. We are seeing we saw a big dip in March COVID के वजह से, और उसके बाद there has been an up move in markets. I'm talking about equity markets largely. So at these, the valuations have become really expensive. मार्च में जब भी करेक्शन था तभी रीजनेबल वैल्यूएशन लेवल्स हमने देखे थे इक्विटी मार्केट्स के लिए. उसके बाद इक्विटी मार्केट्स जैसे इंक्रीज हुआ है ऑन बैक ऑफ लिक्विडिटी, एक फ्लोज अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है मार्केट को. अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा है हमने, और दैट मेक्स मार्केट मोर एक्सपेंसिव टुडे. सो जैसे मार्केट्स एक्सपेंसिव होता है, प्रूडेंट इन्वेस्टिंग ये बताता है कि हमें हमारा एक्विटी एलोकेशन वो ये टाइम पे कम करना चाहिए. एज यू लोअर योर इक्विटी एलोकेशंस, वेयर वुड यू पार्क दैट मनी? जैसे आप इक्विटीज़ में प्रॉफिट्स बुक करेंगे अभी, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? डेट एक इज़ वन प्लेस, बट उसमें अगर ऑप्शंस देखें तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट्स काफ़ी डिप हो गए हैं. लिक्विड फंड्स आर गिविंग लो रिटर्न्स. क्रेडिट इज़ रिस्की, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी कंपनीज आगे जाके सर्वाइव करेगी, कि अच्छी हेल्थ में रहेगी ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल रिटर्न कर सके. सो एक डायलेमा है इन टर्म्स ऑफ डेट इन्वेस्टिंग, वेयर यू इन्वेस्ट. बट वी विल एडवाइज दैट डोंट लुक एट क्रेडिट साइड ऑफ द मार्केट. वो अभी भी वहाँ पे काफ़ी रिस्क है, जैसे हमने मार्च में देखा, काफ़ी डिफॉल्ट्स देखे लास्ट एक साल में. सो अभी भी क्रेडिट मार्केट्स आर रियली रिस्की. क्रेडिट रिस्क मत लीजिए. बी ऑन द लोअर एंड ऑफ द फिक्स्ड इनकम मार्केट, जैसे लिक्विड फंड्स है या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स है, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं. बट टू लुक एट लिक्विड फंड्स, और लिक्विड फंड्स जहाँ पे वो क्रेडिट एक्सपोजर नहीं लेते हैं. सो दैट विल, बिकॉज लिक्विड फंड्स में हमने देखा है कि डिफ़ॉल्ट्स आए हैं. सो बी इन टू लिक्विड फंड जो ज़्यादा क्रेडिट एक्सपोजर नहीं लेते या जरा भी क्रेडिट एक्सपोजर नहीं लेते. सो दैट विल बी अ प्रूडेंट वे टू एलोकेट. थर्ड एलिमेंट इज़ गोल्ड. गोल्ड में अगर आपका 10 to 15% एलोकेशन नहीं है तो बिल्ड एलोकेशन. हमने अभी करेक्शन देखा है गोल्ड प्राइसेस में, रफली अबाउट 10% का करेक्शन. अभी भी प्रॉस्पेक्ट्स बेटर है गोल्ड के. सो गोल्ड में एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं. जब ये इक्विटीज़ में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो अगर गोल्ड का एलोकेशन आपका 10 से 15% नहीं है, तो आप वहाँ पे एलोकेशन कर सकते हैं. तो एक करेक्शन जो भी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. इक्विटी मार्केट्स में रैली देखा है, एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ की कर सकते हैं. सो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट एक्सपेंसिव है तो आप पूरा पैसा इक्विटीज से निकाल दें. एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में यू शुड इन्वेस्ट थ्रू. इक्विटी एलोकेशन ओवरऑल एलोकेशंस में कम कर सकते हैं, मगर ज़ीरो नहीं करना है. इक्विटी मार्केट्स एक वेल्थ क्रिएशन इंजन होता है, सो एक इक्विटी एलोकेशन बना के रखना चाहिए. जैसे कि हम हमारे मल्टी एसेट फंड में करते हैं. जैसे कोविड के पहले हमारा एलोकेशन 27% था. उसके बाद हमने जैसे करेक्शन हुआ मार्केट कोविड के वक्त, तभी हमने इक्विटी एलोकेशन बढ़ा के 50% तक लेके गए थे. अभी हम वापस गिवन इक्विटी मार्केट्स में रैली देखा है हमने, तो इक्विटी मार्केट्स में हमने एलोकेशन कम किया है. सो वी आर एट 35% नाउ. ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके कि किस तरह एलोकेशन आप शिफ्ट कर सकते हैं. कैसे एलोकेशंस इक्विटी मार्केट्स वोलेटिलिटी को आप अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इक्विटी मार्केट्स एक्सपेंसिव होते हैं या कोई भी एसेट एक्सपेंसिव होता है, और जहाँ पे भी रिस्क आता है वहाँ पे आप अपने एलोकेशन कम कीजिए. और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी गोल्ड में है, तो आप गोल्ड में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं. सो ओवरऑल एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बना के रखना चाहिए. जैसे हमारा एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क अभी बता रहा है कि हम 35% एक्विटीज़ में हैं. इक्विटी मार्केट यहाँ से और ऊपर गए तो हम और एलोकेशन कम करेंगे. डेट में हमारा लगभग 50% एलोकेशन है, और गोल्ड में अराउंड 15% एलोकेशन है. तो इस तरह एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बना के रखना इम्पॉर्टेंट है. हर एक एसेट का एक रीज़न है पोर्टफोलियो में. जैसे एक्विटी एक वेल्थ क्रिएशन के लिए है, डेट जो या फिक्स्ड इनकम है वो एक स्टेबिलिटी के लिए है, और गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू या डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल बोल सकते हैं उसको.
उसके लिए है। तो हर एक एसेट का एक रीज़न है पोर्टफोलियो में, और हर एक एसेट की हमेशा एक एलोकेशन बना के रखना चाहिए। ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन आप ट्वीक कर सकते हैं, मगर एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी मार्केट्स अभी आगे भी काफ़ी अनसर्टन रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बिग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बिजनेसेस में काफ़ी रेवेन्यू लॉस हुआ है, काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हुई है, तो उनको वापस बाउंस बैक होने को टाइम लगेगा। सो ऐसे में एक टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क करेगी। जैसे जो कंपनीज को देखते हैं, टॉप डाउन ज़्यादा सेक्टरल अप्रोच रखते हैं और फिर कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं। बॉटम अप एक अप्रोच है जो कंपनीज को पहले देखते हैं, कंपनीज का हेल्थ कैसा है, कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रेंथ प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, और वो इन डिटेल स्टडी करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो एक इक्विटी में जो बॉटम अप फंड्स है, जैसे वैल्यू फंड्स जिसके बोलते हैं, वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनता है ये मार्केट में। सेकेंडली एक नया ट्रेंड हमने देखा है ESG, जिसको सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे मार्केट्स में जब भी डिक्लाइन आता है या अभी यहाँ से अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं, तो एक क्वालिटी की तरफ इन्वेस्टर्स मूव होते हैं ऐसे टाइम पे। तो एक सस्टेनेबल फंड्स जो होते हैं वो क्वालिटी कंपनीज, जो कंपनीज अच्छा करते हैं ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, जो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कंपनीज रहती है इन डिफरेंट टर्म्स, एक क्वालिटी बिजनेसेस बोलते हैं इनको। तो ESG एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनता है ऐसे मार्केट में। कोविड में भी हमने देखा था कि ESG फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। जब भी डिक्लाइन देखा, इवन इन द बाउंस बैक दे पार्टिसिपेटेड वेल। सो ESG इन्वेस्टिंग एक नया ट्रेंड है, बट आई थिंक इट्स अ मोर सस्टेनेबल ट्रेंड, एक लॉजिकल ट्रेंड। जैसे हमने कोविड और ऐसे एपिसोड्स देखे हैं, अनसर्टनिटी काफ़ी हाई है, तो ऐसे में सस्टेनेबल कंपनीज जो है वो उनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेटर होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सो एक ESG फंड्स को भी आप देख सकते हैं फ्रॉम एन इवैल्यूएशन इनटू एन इक्विटी एलोकेशन, but equities में overall you need to lower your allocation and move towards funds that are looking at bottom up investing, जो companies में in depth study करके valuation को account करके invest करते हैं। It's not that they are looking at growth at this point in time, because growth pockets काफ़ी कम है ये market में, and काफ़ी uncertainty है। So ऐसे में if एक valuation cushion अगर मिलता है, so that will be a better strategy for you to work with. In terms of SIP, there are many investors who want to know कि SIP continue की करना चाहिए कि amount lower करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ये time पे। SIP एक ऐसा मीडियम है जो आपका कॉस्ट को एवरेज करता है अप मार्केट में और डाउन मार्केट में। सो SIP का स्ट्रैटेजी अगर आपने सोच के लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से बनाया है, सो आई थिंक यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दैट पाथ, उसको चलने देना चाहिए। अगर आपके इनकम्स में और एलोकेशंस में कुछ चेंज हैं तो उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं SIP अमाउंट या लोअर कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि मैं हर महीने हर साल इतना पैसा इक्विटीज़ में डालूंगा या डेट में डालूंगा या गोल्ड में डालूंगा, तो उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए, डिविएट नहीं करना चाहिए। एक सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि नॉट ये आपको डिसिप्लिन वे में सेव कराता है और इन्वेस्ट कराता है। सो उसका मेन एडवांटेज वो है, और एक एवरेज आपका कॉस्ट बनता है। आपको वरी नहीं करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर है नीचे है, दोनों टाइम पे आपका पैसा इक्विटी मार्केट्स या एसेट मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे बोलते हैं, उसका एडवांटेज मिलता है। सो सिप स्ट्रैटेजी आई थिंक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप कॉल ले सकते हैं कि आपका एलोकेशन अगर बढ़ गया है या कम हो गया है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं सिप अमाउंट। बट सिप अगर आपने वो अप्रोच लिया है इन्वेस्टिंग के लिए, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। सो ओवरऑल आई विल से दैट एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। हर एक एसेट का एक नीड रहता है, एक पोर्टफोलियो के अंदर एक रोल रहता है पोर्टफोलियो के अंदर। सो एसेट में आप लोअर या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं एलोकेशन, मगर अब ज़ीरो नहीं करना चाहिए कोई भी एलोकेशन। डेट में सेफ साइड पे रहना बेटर है, बिकॉज काफ़ी अनसर्टनिटी है। क्रेडिट साइड को अवॉइड करें तो बेटर है। ओवरऑल डेट एलोकेशन ऐसे टाइम पे थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ऑलरेडी भी काफ़ी रन देखा है उसमें, तो उसमें करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं। गोल्ड में ऑलरेडी हमने करेक्शन देखा है, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बना के रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम एक मल्टी एसेट फंड रन करते हैं, उसके अंदर एग्जांपल दिया कि हम कैसे एलोकेशन अभी रख रहे हैं। हमारा एसेट एलोकेशन अभी है अबाउट 35% एक्विटीज़, 50% फिक्स्ड इनकम एंड अबाउट 15% गोल्ड। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं कैसा आपको ये ट्वीक करना है। बट please stay invested in an asset allocation way. Stay safe, stay invested. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.